हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आज क्लास 10th का साइंस का गेस पेपर बताने वाला हूं। कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उन क्वेश्चन पर फोकस करेंगे आज हम लोग। देखिएगा, साइंस का जो पेपर होना है उस साइंस के पेपर से हर लेसन से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उसको लाइन वाइज हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट लेसन का कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होना है, फिर सेकंड लेसन में, और ऐसे करके जितने लेसन हैं सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा। इसमें देखिएगा, साइंस का जो सबसे फर्स्ट लेसन है वह है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। और रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण से जो सबसे मोस्ट चांसेस है क्वेश्चन आने का वह है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है ये, सबसे अधिक संभावना है इस लेसन से क्वेश्चन बनने की, तो वह है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण संतुलित करना। रासायनिक समीकरण संतुलित करने में 2, 4, 5 रिएक्शंस जो इंपॉर्टेंट है वह रिएक्शन मैं संतुलित करके आपको समझा दे रहा हूं, और बाकी आप खुद से कुछ इक्वेशन बैलेंस करने का प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिएगा, एक इक्वेशन है कि सोडियम का रिएक्शन कराया जा रहा है ऑक्सीजन से और प्रोडक्ट बन रहा है सोडियम ऑक्साइड Na2O। ठीक है, यहां हमें संतुलन करने की आवश्यकता है, तो आप क्लास 10th लेवल पे जो संतुलन करते हैं वो हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। आप देखेंगे कि RHS में राइट साइड में सभी परमाणु और लेफ्ट साइड में सभी परमाणु हैं वो आपस में बराबर हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्सीजन 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए यहाँ आगे हम 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन बराबर हुआ, सोडियम इधर 4 हो गया, यहाँ 4 लगा दीजिए, यह समीकरण संतुलित हो गया। और रासायनिक समीकरण संतुलित करने में सिर्फ आपको संतुलित समीकरण आंसर में लिख देना होता है, किसी मेथड को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है क्लास 10th लेवल पे कि आपने किस मेथड से संतुलन किया है। दूसरा देखिएगा, संतुलन क्या है, हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है नाइट्रोजन से, प्रोडक्ट में बन रहा है अमोनिया। तो देखिए, जब कभी परमाणु विषम संख्या में आ जाए तो सबसे पहले उस परमाणु को सम संख्या में परिवर्तित करने का कार्य करिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन 3 यानी विषम संख्या में है, तो यहाँ आप इसको सम संख्या बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाइड्रोजन हो गया हमारे पास 6, सम संख्या में आ गया। अब आसानी से यहाँ पर 3 लगा लीजिए, ये हाइड्रोजन 6 हो गया हमारे पास। नाइट्रोजन 2 था, नाइट्रोजन 2 है, संतुलित हो गया समीकरण। अगला जो समीकरण संतुलन के लिए आ सकता है वह है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसका ऑक्सीकरण कराया जा रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है H2O प्लस SO2। यहां बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए ऑक्सीजन देखिए इधर है 2 और यह 1 मिलके 3, और यहाँ ऑक्सीजन है 2, तो इसको संतुलन करने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, ऑक्सीजन को सम संख्या में यहाँ किया जाए, 2 करेंगे, ऑक्सीजन 2 और 2 मिलके 4 हो गया। हाइड्रोजन 2 अब यहाँ था, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। देखिए ऑक्सीजन इधर विषम संख्या में था, उसको सम करने के लिए हम 2 से गुणा कराए, और जब ऑक्सीजन सम संख्या में आया तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ हाइड्रोजन को 4 कर लीजिए। अब आप देखेंगे कि सल्फर 2 हो गया, तो सल्फर को 2 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा लीजिए। ऑक्सीजन अब देखिए 4 और 2 मिलके 6, यहाँ 3 लगाइए, समीकरण संतुलित हो गया। अगला समीकरण जो संतुलित करने के लिए आ सकता है वह है BaCl2, और इसका रिएक्शन कराया गया है एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 के थ्रायस से।
प्रोडक्ट बन रहा है BaSO4 प्लस AlCl3। ध्यान दीजिएगा, बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, प्रोडक्ट बना है बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। और इस समीकरण को संतुलित करना है तो सबसे पहले वो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ SO4 है 3 और यहाँ SO4 है 1, तो SO4 को बराबर करना चाहते हैं तो आप यहाँ 3 लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप जरा देखिएगा, यहाँ बेरियम 3 हो गया, यहाँ बेरियम 1 है, यहाँ 3 लगा लीजिए। अब इसके बाद आप देख रहे होंगे क्लोरीन कितना हो गया, 3 दूनी 6, यहाँ क्लोरीन है 3, यहाँ 2 लगाइए, एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम 2, संतुलित हो गया समीकरण। एक और समीकरण देख लीजिए, FeSO4 है और FeSO4 को गर्म किया गया है, यह टूट रहा है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में। ध्यान दीजिएगा, FeSO4 को हीट किया जा रहा है और ये टूट रहा है Fe2O3 SO2 और SO3 में, और इसे हमें संतुलित करने की आवश्यकता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आयरन यहाँ 2 है, यहाँ आयरन 1 है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाइए। अब आप देख रहे होंगे कि सल्फर 2 हो गया, इधर सल्फर 2 था, ऑक्सीजन देखिएगा इधर 4 दूनी 8, इधर देखिए 3 2 5 5 3 8, हमारा समीकरण संतुलित हो गया। एक और संतुलन जो आ सकता है वह है नाइट्रिक अम्ल है HNO3 और नाइट्रिक अम्ल को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के ट्वाइस से रिएक्ट कराया गया है, प्रोडक्ट बना है CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2O। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ OH 2 है तो यहाँ H 2 करने के लिए यहाँ 2 लगा लीजिए, 2H और 2H मिलकर H2O बन जाएगा 2, और बड़ी आसानी से आपका इक्वेशन संतुलित हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो कंफर्म मान लीजिएगा बाबू बोर्ड एग्जाम में कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाला क्वेश्चन आएगा। ऐसे ही और रासायनिक समीकरण आपके बुक में दिए हैं, उन रासायनिक समीकरणों को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। बाकी सिलेक्शन से और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो सकता है इस लेसन से, वह आपको एक समीकरण दिया होगा और उस समीकरण में यह बताना होगा कि आक्सीकारक कौन है और अपचायक कौन है। क्वेश्चन क्या हो सकता है बाबू कि समीकरण दिया रहेगा और आपसे पूछ रहा होगा उसमें आक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ के बारे में। निम्न समीकरण में आक्सीकारक तथा अपचायक की पहचान कीजिए। निम्न समीकरण में आक्सीकारक तथा अपचायक की पहचान कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन होगा। और एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा दे रहा हूं कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट होके प्रोडक्ट बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर लीजिए क्वेश्चन को। यह समीकरण आपको दिया रहे और आपसे पूछ रहा हो कि आक्सीकारक और अपचायक को पहचानिए, तो पहचानने का तरीका क्या है उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आक्सीकारक कहते किसको हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस अभिकारक के कारण आक्सीकरण होता है उस अभिकारक को आक्सीकारक कहते हैं। वह पदार्थ जिसके कारण आक्सीकरण हुआ था उस पदार्थ को आक्सीकारक कहते हैं।
जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मैग्नीशियम है उस मैग्नीशियम में आके ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है। तो मैग्नीशियम में आके ऑक्सीजन जुड़ा है तो मैग्नीशियम का यहाँ हो रहा है ऑक्सीकरण। अब यह ऑक्सीकरण क्यों हुआ है? क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन आके रिएक्ट हुआ है। अगर यह ऑक्सीजन नहीं होता तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। तो वह कारक जिसके वजह से ऑक्सीकरण हुआ है उस कारक को ऑक्सीकारक कहा गया है। तो यहां पर ऑक्सीकारक कौन होगा बाबू? ऑक्सीकारक हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन, क्योंकि यह ऑक्सीजन नहीं होता तो उस समय मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। तो ऑक्सीकारक की परिभाषा दिमाग में रखिएगा कि ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जिसके कारण ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न हुई, और इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न हो रहा है किससे? ऑक्सीजन से। दूसरा चीज, अगर इसमें हमें अपचायक बताना हो तो ध्यान दीजिएगा, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है वह पदार्थ अपचायक होता है। अब देखिए, ऑक्सीकरण हुआ था मैग्नीशियम का, लेकिन इस ऑक्सीजन का यहां पर अपचयन हो गया। क्या हो गया? अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन पर 0 चार्ज है और यहाँ ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा, और माइनस डेवलप होना मतलब रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यह अपचयन किसके वजह से हुआ है? इस मैग्नीशियम की वजह से हुआ है। यह मैग्नीशियम हमारे पास अपचायक हो जाएगा। एक और एग्जांपल इस पर आप समझिए, बहुत बेहतर आप समझ पाएंगे। ये देखिए, कॉपर है और कॉपर का रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन से। कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड को रिएक्शन कराया जा रहा है हाइड्रोजन से। प्रोडक्ट बन रहा है कॉपर और प्लस H2O। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाऊ, यहां देखिए कॉपर में ऑक्सीजन था, यहां कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन निकल गया। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है भाऊ? अपचयन। और यहाँ हाइड्रोजन में देखिए ऑक्सीजन आके जुड़ गया तो हाइड्रोजन का हो गया क्या चीज? ऑक्सीकरण। अगर आप ऑक्सीकरण और अपचयन जान लिए कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है किसका अपचयन हो रहा है, तो आप बड़ी आसानी से ऑक्सीकारक और अपचायक निकाल लेंगे। देखिए, ऑक्सीकरण किसका हुआ है? हाइड्रोजन का। और क्यों हो पाया है? क्योंकि ये पदार्थ इसके साथ क्रिया किया है, तो यह पदार्थ यहां पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। अब देखिए, यह हाइड्रोजन की वजह से, इस हाइड्रोजन की वजह से इसका अपचयन हो पाया है, तो यह हाइड्रोजन इसमें हो जाएगा अपचायक। ठीक है, तो इस तरह का एक प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में हो सकता है। आप ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार कि ऑक्सीकारक और अपचायक हमें कैसे पहचानना है। और कौन सा क्वेश्चन हो सकता है इस लेसन से संबंधित, वह देखिएगा। रासायनिक समीकरण लिखा होगा, रासायनिक समीकरण लिखा है लेकिन वह वर्ड्स में लिखा है, वर्ड्स में, और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में, उसको संकेतों के रूप में प्रदर्शित करने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे? मैं समझा रहा हूं, देखिए। देखिए बाबू, क्वेश्चन हो सकता है कि लिखा होगा कि जिंक कार्बोनेट है और जिंक कार्बोनेट को हीट किया गया और हीट करने के बाद बन रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, जिंक कार्बोनेट को गर्म किया गया, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, ऐसे आपको लिख के दिया रहेगा भाषा में, और कहेगा कि इसके लिए रासायनिक समीकरण लिखिए और उसको संतुलित करिए। तो रासायनिक समीकरण आप तभी लिख पाएंगे जब आपको इसका फॉर्मूला मालूम होगा।
तो जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है बाबू ZnCO3, और इस जिंक कार्बोनेट को हमने हीट किया है, और जिंक कार्बोनेट को हीट करने पर बन रहा है क्या चीज, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस CO2। अब चूंकि सौभाग्य आपका बेहतर है कि इसमें ऑलरेडी यह समीकरण संतुलित है। अगर समीकरण संतुलित है तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हमें समीकरण भी संतुलित करना पड़ेगा। यह भी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया होगा। एक और एग्जांपल ले रहे हैं। मैग्नीशियम है, लिखा होगा मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बना रहा है। तो ऐसे में मैग्नीशियम का सिंबल आप Mg ले लेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl के रूप में, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला है MgCl2, और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में लिखा जाएगा, और तब हम इसको संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन वहां 2 था, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 लगा लेंगे, बाकी यह समीकरण हमारा संतुलित हो गया। तो एक क्वेश्चन इस तरह का भी आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। पहले लेसन में इस तरह के क्वेश्चंस को हर हाल में प्रैक्टिस कर लीजिए। चूंकि तैयारी है तो मैं क्या, कोई अध्यापक आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता है कि यही क्वेश्चन आएगा, हाँ, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ये जरूर बताया जा सकता है। तो आप ऐसे प्रश्नों पर जरूर एक बार ध्यान दीजिए बोर्ड एग्जाम से पहले। आप बोर्ड एग्जाम के बाद अनुभव करेंगे कि वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको ऑलरेडी पहले बताए जा चुके हैं। ठीक है, आगे कौन सा क्वेश्चन हो सकता है देखिएगा बाबू। एक क्वेश्चन जो मुझे लगा कि बोर्ड एग्जाम में आ सकता है वो यह कि श्वसन अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसको समझाइए। एक्सप्लेन करना है कि श्वसन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है। तो आपको लिखना होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा, कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होता हो या फिर ऊष्मा बाहर निकलती हो, ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा गया है। और हम जानते हैं कि श्वसन अभिक्रिया में भी ऊर्जा का निर्माण होता है। कोशिकीय स्तर पर हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है श्वसन अभिक्रिया में, तो हम कह सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी ऊर्जा का निर्माण होता है और श्वसन अभिक्रिया में भी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो हम इस आधार पर यह कहेंगे कि श्वसन अभिक्रिया जो होती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्लियर है। एक और क्वेश्चन जो मैंने गेस किया इस लेसन से, वह है कि कॉपर सल्फेट के जली विलयन में, कॉपर सल्फेट के जली विलयन में लोहे की कील डालने पर, चाहे जिंक का पाउडर डालने पर, कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। क्यों? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है कि कॉपर सल्फेट का विलयन है और उसका रंग होता है नीला, और कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कील डाली जाती है या जिंक का पाउडर मिला दिया जाता है, तो उस समय उस विलयन का जो रंग है वो नीला रंग उसका गायब हो जाता है। तो इसका क्या कारण है यह आपसे पूछेगा। तो उस समय आप बताएंगे कि कॉपर सल्फेट जो होता है वो, कॉपर सल्फेट का जब जली विलयन हम लेते हैं तो इसमें फॉर्म होता है Cu++ और SO4 पे माइनस, और यह जो कॉपर आयन है, इस कॉपर आयन का कलर जो है वो ब्लू कलर होता है, और इसी कॉपर आयन की वजह से विलयन का रंग नीला रहता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें लोहे का चूर्ण मिलाते हैं, सॉरी लोहे की कील मिलाते हैं या फिर जिंक का पाउडर मिलाते हैं, तो रिएक्शन यह होता है कि आयरन जुड़ जाता है सल्फेट के साथ, FeSO4 बन जाता है और कॉपर बाहर आ गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
CuSO4 का जो जलीय विलयन था उसमें Cu++ की वजह से नीला रंग था, लेकिन अभी Cu++ नहीं रहा, Cu++ का अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया, और कॉपर आयन का अपचयन हो जाने की वजह से उसका नीला रंग गायब हो जाता है। क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखेंगे कि कॉपर आयन का अपचयन हो जाता है और कॉपर आयन के अपचयन होने की वजह से विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। क्लियर है? इसके बाद और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं वह देखिएगा, उसमें आप याद कर लीजिए जितनी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, क्योंकि टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है कि निम्न अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए और उसमें कोई एक अभिक्रिया जैसे विस्थापन अभिक्रिया या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया, इस तरह से परिभाषा एग्जाम्पल के साथ आप याद कर लीजिए। तो लगभग आप सभी लोग रासायनिक अभिक्रिया वाला लेसन पढ़े हैं और आप लगभग सभी विद्यार्थियों को अभी तक इतना तो पता होता ही है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा क्या है, वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा क्या है, विस्थापन का, द्विविस्थापन का और रेडॉक्स का, ये परिभाषा याद कर लीजिए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए और तब वहां आप उलझ जाएंगे 1 नंबर के क्वेश्चन में। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन बन सकता है रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलाक्षणिक गुण से, कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलाक्षणिक गुण क्या हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलाक्षणिक गुण में सबसे पहला चीज अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का बाहर निकलना, अवक्षेप का बनना, स्मेल में चेंज आना, यह सारे जो है लक्षण हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के, यह लक्षण आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इस लेसन में हमें क्या तैयार कर लेना है, संक्षारण, कि संक्षारण क्या है। तो धातुओं का, वस्त्रों का और त्वचा का अम्ल की उपस्थिति में या फिर ऑक्सीकरण होने के कारण नष्ट होने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को संक्षारण कहा गया है। और संक्षारण में लोहे में जंग लगना वह संक्षारण का एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए, कि लोहे में ऑक्सीकरण होने की वजह से उसका रस्टिंग होता है, उसमें जंग लगता है, जिसके वजह से वह लोहा नष्ट होने लगता है और नष्ट होने की वह प्रक्रिया वहां संक्षारण हम कह देंगे। क्वेश्चन ये बनता है कि संक्षारण क्या है और संक्षारण से बचने के उपाय बताइए। तो परिभाषा आपको बताएगा, वह परिभाषा लिखिए और संक्षारण से बचने के उपाय में सबसे पहला उपाय है पेंट पॉलिश करना। लोहे पर पेंट या पॉलिश करके हम उसको संक्षारण से बचा सकते हैं। दूसरा चीज है ऑयलिंग या ग्रीसिंग, उस पर ग्रीस लगाकर, ऑयल लगाकर उसको जो है कि हम संक्षारण से बचा सकते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट एक चीज है गैल्वनीकरण। गैल्वनीकरण जो है यह क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है बोर्ड एग्जाम में। गैल्वनीकरण क्या है कि लोहे के ऊपर जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है और लोहे के ऊपर जिंक का परत चढ़ा देने के कारण लोहे से पहले जिंक का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे जिंक तो नष्ट हो जाता है लेकिन हमारा लोहा सुरक्षित बच जाता है। तो यह कुछ मेथड है जिन मेथड से हम लोग संक्षारण से बचा सकते हैं लोहे को। फिर एक टॉपिक से आपका विकृति गंधिता, रेंसिडिटी क्या है। तो विकृति गंधिता को भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा कि वसा या तेल युक्त जो पदार्थ हैं उनका ऑक्सीकरण होने की वजह से उनका स्मेल और उनका टेस्ट दोनों बदल जाता है, उनका स्वाद और उनकी गंध दोनों परिवर्तित हो जाती है और परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया इसको विकृति गंधिता कहा गया है। विकृति गंधिता से बचने के उपाय में आप लिख सकते हैं कि भोजन को हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, फ्रीजर में रख सकते हैं, उसको अक्रिय माध्यम में रख सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ये चिप्स वगैरह जो भी आते हैं ये सब जिस पॉकेट में रखे गए हैं, जिस थैले में रखे गए हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया गया है इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, ताकि वहां ऑक्सीजन न रहे, उसका ऑक्सीडेशन न हो। इसके साथ साथ हम प्रति ऑक्सीकारक पदार्थों का भी उपयोग कर सकते हैं,
जिसमें BHA और BHT ऐसे करके कुछ एंटीऑक्सीडेंट सबस्टांस हैं। ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल है और एक टोल्यूइन है। ये जो है इसका ये प्रतिआक्सीकारक पदार्थ है, इसका उपयोग करके भी हम विकृति गंधिता को रोक सकते हैं। और पहले लेसन से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बताया, इनको एक बार जरूर पढ़िए। आपको नेक्स्ट जो लेसन है उसका वीडियो आपको जरूर अभी बहुत कम समय के अंतराल में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और आप इन टॉपिक्स को हर हाल में देखते रहिए, और बोर्ड एग्जाम्स में यह सभी टॉपिक्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। धन्यवाद।